जय हिंद। ये इस चैप्टर का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एक डाउट वीडियो है जिसमें जितने भी हम मेन टॉपिक्स हैं एक बार लास्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट को। हाँ, तो पार्लियामेंट जैसे मैंने बताया था, पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट क्या होती है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, मतलब पूरे देश में जो सबसे ऊंचे लेवल पर जो कानून बनाने वाली बॉडी होती है वही पार्लियामेंट होती है। हाँ, पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव, कंफ्यूज नहीं होना, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग शब्द हैं। पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। ओके, ये जो पार्लियामेंट है इसमें जो मेंबर्स बैठते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। एम फॉर मेंबर, पी फॉर पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये डायरेक्टली हम इनको चुनते हैं, हम इनको डायरेक्टली चुनते हैं। हाँ, तो ये डायरेक्टली बाय पीपल, और बाय पीपल भी कब कब चुने जाते हैं? ये जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, जैसे हमारे लास्ट 2019 में हुए थे, तो उसमें जो हमारे देश के लोगों ने जिनको चुना था, 543 जिन मेंबर्स को चुना था, जिन लीडर्स को चुना था, वो क्या थे? वो एमपी तो थे, वही पार्लियामेंट में बैठेंगे। पार्लियामेंट में भी अब कौन सी पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में बाई कैमरल पार्लियामेंट होती है। बाई कैमरल पार्लियामेंट का क्या मतलब है? बाई कैमरल, बाई का क्या मतलब होता है? टू कैमरल का मतलब हाउस। हाँ, तो बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? हमारे देश में एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसके 2 सदन हैं, 2 हाउस है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो जो मैंने अभी बताया कि हम हर 5 साल में जैसे हमने 2019 में जो लीडर्स चुने थे जो कानून बनाएंगे, वो पार्लियामेंट में भी कौन से टाइप के मेंबर होंगे पार्लियामेंट के? मतलब वो एमपी भी किसके होंगे? लोकसभा के या राज्यसभा के? लोकसभा के। वो कौन से एमपी होंगे? वो लोकसभा के एमपी होंगे। वो लोकसभा में बैठ के हमारे लिए कानून बनाएंगे। हाँ, तो हमने उनको डायरेक्टली चुना है, इसलिए वो क्या है? वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो कि हमारे लिए कानून बनाने वाले हैं। तो राज्यसभा में कौन बैठता है, ये क्वेश्चन आता है ना? राज्यसभा में कौन बैठता है? तो राज्यसभा में पहले तो जो बैठते हैं, राज्यसभा में जो पहले बैठते हैं उनको भी एमपी कहते हैं, उनको भी एमपी कहते हैं। इधर भी एमपी का मतलब यही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के अंडर में ही तो ये दोनों सदन आते हैं, है ना? पर इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अलग होते हैं। लोकसभा के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो हम चुनते हैं हर जनरल इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन का मतलब हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। हाँ, नहीं चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? उनको हम नहीं चुनते, पीपल नहीं चुनती, उनको पीपल नहीं चुनती। तो कौन चुनता है भाई? आसमान से थोड़ी आते हैं। उनको कौन चुनते हैं? एमएलए चुनते हैं। अब एमएलए कौन होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है? अभी इसको साइड कर देते हैं राज्यसभा को। पहले मेरे को इसके अलावा मेरे को पहले आपको स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो कहाँ होती है? वो सेंट्रल लेवल पर होती है, मतलब देश के लिए होती है ना? सेंट्रल लेवल पर होती है, देश के लिए होती है, नेशनल लेवल पर मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो उसी तरह से हमारी स्टेट में भी ऐसी पार्लियामेंट तो होएगी जहाँ पर हमारे लिए कानून बनाए जाएंगे, है ना? तो उसको पार्लियामेंट नहीं कह के उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट में होते हैं, स्टेट मतलब राज्यों में जो होते हैं, वो कौन सी होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और हिंदी में मैं बोलूँ तो विधानसभा। हिंदी में मैं बोलूँ तो विधानसभा। हाँ, तो स्टेट लेवल पर
राज्यों के लेवल पर जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वहाँ वो कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं विधानसभा में। ये हर एक स्टेट में पाई जाती हैं, ये हर एक स्टेट में होती हैं विधानसभा। यूटी में नहीं यूटी में नहीं होंगी, मतलब यूनियन टेरिटरी में नहीं होंगी, क्योंकि उससे पहले हम ये देख लेते हैं विधानसभा का फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब है विधानसभा का। तो विधानसभा जैसे पार्लियामेंट में, जैसे स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट होती है उसका काम होता है कानून बनाना, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी काम होता है कानून बनाना। इसके अलावा जो पार्लियामेंट होते हैं उनमें जो लोग आते हैं एक तो वो लोग होते हैं जिनको हम चुनते हैं डायरेक्ट, दूसरा मैंने बताया था राज्यसभा को कौन चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स बैठते हैं ना, उनको ही एमएलए कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम 5 साल में जो हमारे स्टेट में इलेक्शंस आते हैं, जैसे इस करंट टाइम पे यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, वो कौन से इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है। तो इसमें कौन चुने जाएंगे, एमपी या एमएलए, इसमें चुने जाएंगे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए फॉर मेंबर और एलए फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, तब अब हमें ये समझ आ गया होगा कि एमएलए कौन होते हैं, है ना। होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि राज्यसभा के एमपीओं को, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है, एमएलए चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं ना। तो ये बात सही है कि एमएलए को भी तो हमने ही चुना है, ये बात सही है, एमएलए को भी हमने चुना है, लेकिन हमने डायरेक्ट अपने राज्यसभा के एमपी को नहीं चुना, इसलिए हम इनको, मतलब जो मेंबर्स राज्यसभा में बैठते हैं उनको इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से आए हैं वहाँ पर राज्यसभा में, कैसे आए हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आए हैं, क्योंकि लोगों ने उनको डायरेक्ट नहीं चुना है। उनको किन्होंने चुना है, उनको चुना है स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने। समझ में आया। हाँ, तो यही है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा नाम होता है लेजिस्लेचर। का दूसरा नाम क्या होता है, लेजिस्लेचर। तो मैं यही कह रहा था, कंफ्यूज नहीं होना लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव में। लेजिस्लेचर अलग है, लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे बोलते हैं, हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेचर बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव हम किसको बोलते थे, याद है, लेजिस्लेटिव हम बोलते थे पार्लियामेंट को। होप करता हूँ इतना आया होगा। तो हमारा ये पूरा हो गया है कि पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेज होते हैं, गवर्नमेंट मतलब एकदम जो ऊंचे लेवल पे होता है, मतलब देश के लेवल पे दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इनका मैं डिफरेंस पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। क्या क्या डिफरेंस बताया था मैंने इनका डिफरेंस बताया था। सबसे पहले डिफरेंस तो हमें यही पता चल गए कि जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं, उनके जो एमपी हैं, उनको कौन चुनता है, एमएलए चुनते हैं। हाँ, इसके अलावा लोकसभा के एमपी को कौन चुनता है, लोग चुनते हैं, बाय पीपल। हाँ, इसके अलावा हमें को ये भी पता है कि लोकसभा के इलेक्शन कितने साल में होते हैं। सबसे पहले 2014 में हुए, तो 2019 में हुए, अब 2024 में होंगे। तो कितने टाइम पीरियड पर हो रहे, 5-5 साल पर। हाँ, पर राज्यसभा के 5 साल पर नहीं होते, राज्यसभा के 5 साल पर नहीं होते। तो राज्यसभा के कितने साल पर होते हैं भाई, ये भी मैं बता चुका हूँ। कितने साल पर होते हैं, 6 साल पर। 6 साल पर भी ऐसे नहीं होते, जैसे लोकसभा में एक समय ऐसे आता है जब हमारे पास 0 एमपी होते हैं, पर राज्यसभा में ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि हमारे 0 एमपी हों, क्योंकि ये हमारा परमानेंट हाउस होता है। ये हमारा कैसा हाउस होता है, राज्यसभा हमारा कैसा हाउस होता है, ये हमारा परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हर वक्त एमपी होंगे ही होंगे।
तो इसका मतलब क्या है, ये है कि अगर आज मैं राज्यसभा का एमपी बन जाता हूँ तो मैं ज़िंदगी भर उसमें एमपी बना रहूँगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा है, राज्यसभा है, 6 साल का टाइम पीरियड है। उनमें क्या होता है, जैसे मैंने बता रखा है आपको, 245 मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं टोटल जो राज्यसभा में बैठते हैं। तो 245 का जो 1/3 है वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाएगा। मतलब पहले 2 साल पे 1/3 निकल गया और नए 1/3 आ गए, नए मेंबर्स आ गए। अगले 2 साल पे पुराना जो पहले 1/3 था और जो बचा था 1/3 वो निकल गया और नए एमपी आ गए। हाँ, और नए एमपी किसने चुन के भेजे हैं? एमएलए ने चुन के भेजे हैं। बाकी जो लास्ट 1/3 बचा था वो भी अगले 2 साल में हट गए और नए एमपी आ गए। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे एमपी हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक भी ऐसा समय नहीं आ रहा जब हमारे पास 0 एमपी हो। कहाँ पर? राज्यसभा में। हाँ, अब पार्लियामेंट में भी हम लोकसभा से देखेंगे कि लोकसभा से कैसे पीएम आते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कैसे चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो जैसे कि हमें पता है हर 5 साल पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। हाँ, तो पीएम कौन बनता है? हम क्या पीएम को वोट देते हैं डायरेक्ट? अपने पेरेंट्स से पूछना, हम पीएम को वोट नहीं देते। हमने 2019 में डायरेक्ट मोदी जी को वोट नहीं दिया था। हमने किन को वोट दिया था? हमने जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, हमने उनके किनके बीजेपी के लीडर्स को जिताया था। बीजेपी के लीडर्स को जिताया था और उनको कहाँ पे भेजा हमने? लोकसभा में भेजा ना। तो लगभग आज हमारे बीजेपी के पास कितने एमपी हैं? लगभग हमारे 300 एमपी हैं, है ना। अब क्या होता है, पीएम बनने के लिए क्या होना चाहिए? टोटल मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में? 545, है ना। 272 मेजॉरिटी होती है। मतलब अगर किसी पार्टी को 272 प्लस अगर सीट्स मिल जाती हैं, मतलब किसी पार्टी के अगर 272 से ज़्यादा मेंबर्स आ जाते हैं, एमपी आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट किस पार्टी की बनेगी? उस पार्टी की बनेगी जिसको मेजॉरिटी मिली होगी। और लीडर पीएम कौन बनेगा? पीएम भी उस पार्टी का लीडर बनेगा। उस पार्टी का कौन लीडर बनेगा? मोदी जी बीजेपी के लीडर थे, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मोदी जी को कहा कि पीएम अब कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। समझ में आया? ऐसे ही चीफ मिनिस्टर के टाइम पे होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। हाँ, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में होते हैं। इसमें भी यही होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें से जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, जिस पार्टी को 51% से ज़्यादा वोट मिलेगा, वो गवर्नमेंट बनाएगी। वो क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी। और सीएम कौन बनेगा? हम तो बनेंगे नहीं। सीएम कौन बनेगा? उस पार्टी का लीडर बनेगा। उस पार्टी का लीडर ये मतलब नहीं है, देखे जैसे यूपी में पिछली बार 2017 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें मेजॉरिटी किसको मिली थी? बीजेपी को ही मिली थी। तो बीजेपी के लीडर तो मोदी जी हैं, तो वो क्या पीएम भी बन गए, सीएम भी बन गए? नहीं। तो जो मोदी जी ने क्या करा था, यूपी के लिए एक बंदा रखा हुआ था कि अगर हमारी पार्टी मेजॉरिटी में आती है, अगर हमारी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो हम सीएम किनको बनाएंगे? इस पर्टिकुलर बंदे को बनाएंगे। तो कौन बना सीएम? हमारे योगी जी बने। समझ में आया? तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी उस पार्टी का बंदा ही हमारा पीएम या सीएम बनेगा। ठीक है, ये मैंने आज पार्लियामेंट अच्छे से बता दिया है फिर से एक बार। अब कोalition गवर्नमेंट क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। एकदम सिंपल है। कोalition गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जब किसी एक पार्टी के पास बहुमत ना हो, किसी एक पार्टी के पास क्या हो? मेजॉरिटी ना हो, तो वो क्या करेगी?
तो वो क्या करेगी, दूसरे पार्टी को अपना पार्टनर बनाएगी और उसके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएगी। तो वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो उस पार्टी की सिंगल उस पार्टी की तो होगी नहीं, वो एक से ज़्यादा पार्टी की होगी, मतलब पार्टनर्स की पार्टी होगी ना, अलायंस अलायंस चलाएंगे वो सरकार। तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल दूं तो मैंने अभी बताया 272 चाहिए लोकसभा मतलब सरकार बनाने के लिए नेशनल लेवल पर, है ना। मान लेते हैं 200 बीजेपी को मिल गई, 200 बीजेपी को मिल गई, बाकी 75 शिवसेना को मिल गई मान लेते हैं। हाँ, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे सरकार बनाने के लिए मिल जाएंगे। और तब जो गवर्नमेंट बनेगी, तब ये कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। और अब एक और नया टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर, जिसको मैं लेजिस्लेचर भी बोल सकता हूँ। इस पे एक और टॉपिक है, जैसे हमारे नेशनल लेवल पर दो हाउसेज होते हैं, नाम बता सकते हो? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, वैसे ही कुछ ऐसी स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेचर के भी दो हाउस होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। पर हमारे सिलेबस में भी ये नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमारे लिए अभी इतना ही जानना था कि किसी स्टेट में भी जैसे हमारे नेशनल लेवल पे दो हाउसेज हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेज हैं कुछ स्टेट में। वरना जनरली तौर पर एक स्टेट में एक ही हाउस होता है, वो भी कौन सा हाउस होता है, विधानसभा। ठीक है, बस अभी हमारे लिए इतना ही है। अब मैं बात करूँगा किस पर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ये एक तरह का प्रपोजल होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। कहाँ पे लाया जा सकता है, जो कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। कौन ला सकता है, अगर किसी एमपी को कि हमारे किसी मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है कि वो अपना काम ढंग से कर पाएगा या नहीं भी नहीं, कर रहा है या नहीं। अगर उसको उस पर शक है, अगर उसको लगता है कि ये करप्ट है, अगर उसको लगता है कि ये अकाउंटेबल नहीं है, उसको अगर लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरफुल तरीके से नहीं निभा रहा, तो वो इंडिविजुअल एमपी क्या ला सकता है, लोकसभा में एक प्रपोजल ला सकता है जिसको हम नाम देंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ एमपीज ने अगर उस पर वोट कर दिया, मतलब अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया, तो क्या होगा, उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ये किसी के खिलाफ भी आया जा सकता है। अब मैंने अभी बात करी मिनिस्टर की, वो मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। अगर वो पास हो गया तो समझे कोलिशन गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट का सब पार्ट हो गया, और हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी हो गया। अब हमारा बचता है एक इम्पीचमेंट मोशन। अब इम्पीचमेंट मोशन भी क्या होता है, जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है किसी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए, है ना। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यही होता है, अभी बताया। वैसे ही इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है, इम्पीचमेंट मोशन वो होता है जब हमें किसी जज को हटाना है, जब हमें लगता है, जब मान लेते हैं किसी एमपी को अगर लगता है कि ये जो जज है वो कहीं का भी जज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ये जज है, ये फेवर करता है गवर्नमेंट का, ये बायस्ड है, इनके जो वर्डिक्ट हैं ये सही नहीं है। हाँ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर एमपी क्या कर सकता है, वो एक प्रपोजल ला सकता है जिसको हम ऐसे पॉलिटिक तौर पर क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं, जो कि अगर इस पे अगर मान लेते हैं इसको लोकसभा में लाया गया, लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं टोटल, 545, तो 545 के जो 2/3 मेंबर्स हैं,
जो 545 के जो 2/3 मेंबर है, अगर इन 2/3 मेंबर ने उस प्रस्ताव को मान लिया, मतलब उसको पास कर दिया लोकसभा से, तो वो लोकसभा से तो पहले पास माना जाएगा, है ना। अब वो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर्स ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया, मतलब उस पर वोट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर जज को हम वहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। तो इम्पीचमेंट मोशन क्या है? इम्पीचमेंट मोशन जज के लिए है, सिर्फ जज के लिए नहीं, वो जज के लिए, जज के साथ और किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अगर किसी को लगता है कि हमारा प्रेसिडेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो वो भी इम्पीचमेंट मोशन ला सकता है। और इम्पीचमेंट मोशन पास होने का क्या तरीका है? 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए दोनों हाउस से। जब तक दोनों हाउस से पास नहीं होगा, तब तक वो पास नहीं माना जाएगा। तो इम्पीचमेंट मोशन भी हो गया हमारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर भी हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट भी हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउस हो गए, मेंबर हो गए। अब सिर्फ अभी मैं जुडिशियल रिव्यू और इंटीग्रेटेड जुडिशरी पे बात करूँगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू तो नाम से ही समझ में आ रहा है किससे जुड़ा होगा? जुडिशरी से ही जुड़ा होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है? मतलब जुडिशरी के पास ऐसी पावर है, जुडिशरी के पास ऐसी पावर है, वो किसी गवर्नमेंट के लॉ को इल्लीगल डिक्लेयर कर सकती है। वो क्या कर सकती है? वो किसी गवर्नमेंट के लॉ को, जो गवर्नमेंट ने पास करा दिया है, उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। कब कर सकती है? क्या जब मन करेगा तब कर देगी? नहीं, वो तब ही कर सकती है जब उसे लगेगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है, उस पर उसको हार्म कर रहा है ये लॉ। ये समझ में आया? तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। किसी लॉ को इनवैलिड घोषित करने की शक्ति को क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जैसे कि हमने दो शब्द सुने इसमें, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों का अपने आप में मतलब क्या है? क्या मतलब है कि जो, पहले तो इंडिपेंडेंट की बात करूँगा, कि जो जुडिशरी है वो ना हमारे लेजिस्लेटिव के अंदर वर्क करती है, ना वो किसी MP MLA से डर के रहेगी, ना वो किसी PM CM प्रेसिडेंट से डर के रहेगी। हाँ, इसका ये मतलब है, मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, एकदम सही वर्डिक्ट सुनाने के लिए, एकदम सही जजमेंट सुनाने के लिए। और इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की जो जुडिशरी है, इंडिया की जो जुडिशरी है वो एकदम इंडिपेंडेंट है। हाँ, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है भाई? इंटीग्रेटेड का मतलब है एक ऐसे देश में ऐसी जुडिशरी जो कि जिसका जो हाई कोर्ट है उसका जो फैसला होगा वो बाइंड करेगा लोअर कोर्ट को। मतलब मान लेते हैं हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया मेरे खिलाफ, हाँ, मेरे लिए हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया, और अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट को मेरा आर्ग्यूमेंट सुन के लगता है कि मैं ठीक हूँ, ऐसे नहीं लगेगा उन्हें, ठीक है, वो सारे सबूत के तौर पर बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक माना जाऊँगा। मतलब जो फैसला होगा, हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा। फैसला किसका माना जाएगा देश में? सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। तो यही मतलब है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का, कि जो बड़ी कोर्ट होगी, बड़ी लेवल होगी जो कोर्ट की, उसका फैसला बाइंड करेगा लोअर कोर्ट को। समझ में आया? तो यही था आज के लिए। दैट्स ऑल। होप करता हूँ ये जो लास्ट वीडियो है इसमें जो भी बच्चे कुछ डाउट थे वो सब भी निकल गए होंगे। सो जय हिंद।